हेलो, गुड इवनिंग। गुड हेलो। इवनिंग मैम। कैसे हो सब लोग? हाँ, हिमांशी बोलो। कुछ बोलना है हिमांशी? ठीक है। यार कोई तो वीडियो ऑन कर लो यार। देखो यार, ऐसे इंटरेक्ट करने का होता है ऐसा। मैं अकेले अकेले थोड़ी ऐसे बोलूंगी, वरना ऐसा लगे मैं खुद से ही बात कर रही हूँ। कोई भी, कोई और, जैसे गौरी कितनी कितनी अच्छी बच्ची है यार। बाहर है फिर भी इसने ऑन कर दिया। कोई बात नहीं सिमरन। आयुषी, कृष्णा, रिदांशी, कशिश, आन्या, लावण्या, थैंक यू लावण्या, रिधिमा, आन्या। देखो बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा यार, प्लीज बोलो। अब ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जो अपन ने कल पढ़ा था उसका ब्रीफ मेरे को कौन बताएगा? थोड़ा बहुत, स्टार्टिंग से लेके। कोई भी, एकदम छोटे छोटे वर्ड्स में, ऐसा कोई जरूरी नहीं एक्सप्लेन करना है पूरा। कोई तो आगे बढ़ो। Yesterday, okay, Gauri, maybe please. Shall I go or I mean, Gauri also started at the same time. Okay, shall I go then? हाँ हाँ, करो। So yesterday we looked at like introduction of psychology, first chapter. We started with what is psychology, the science of studying mind and behavior, and then we came on to the history, who built the first lab, who is the father of psychology, and then we got through all the schools of psychology from structuralism, which is given by Edward Titchener. Later, he also became a functionalist, so we've moved on to functionalism. And then to just all psychology. We also saw pioneers of all these schools. And then we went to psychodynamics about Freud and then his famous followers, Neo Freudians. And after that, we went for the learning theories, Ivan Pavlov, classical conditioning, and then behaviorism, John B. Watson. We touched on Little Albert experiment, and ओके then लावण्या, how. लावण्या, Mhm. थैंक यू सो मच। मुझे पता है तुमने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। अब लावण्य के अलावा कोई और बताएगा, और गौरी ने भी बताया है। सिंस शी इज ट्रैवलिंग तो अब गौरी भी नहीं बताएगी, कोई बात नहीं। पर उसने लिख के भेजा है तो कोई और बताएगा अब। थैंक यू लावण्या। सारा लावण्य नहीं बताएगी, कोई और, कोई भी। देखो यार, मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ, मैं कोई डांटती वाटती तो हूँ नहीं। बोल सकते हो ताकि फिर तुम्हारा ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टीचर्स के सामने बढ़ेगा, तो इससे अच्छा तुम यही कर लो ना सारा। कोई बात नहीं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं आज एटिक और एमिक क्या होता है। जैसे अपन ने कल पढ़ा था क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, ठीक है, वी स्टडी क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी क्या होती है, कल्चरल साइकोलॉजी क्या होती है। तो अब क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में ही आता है एटिक वर्सेस एमिक व्यूज। अब सिंपल भाषा में अगर मैं इसको बताऊं कि एमिक क्या होता है और एटिक क्या होता है, देखो एमिक मतलब आप अपने ही कल्चर में कुछ स्पेसिफिक आइडियाज को स्टडी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन यहाँ पे राजस्थान से, इज फ्रॉम राजस्थान? हाँ ईशा,
वेरी गुड। चलो ठीक है, सपोज राजस्थान को ले लेते हैं अपन। तो आप जाते हो राजस्थान में, ठीक है, एंड फिर आप वहाँ से लोगों से पूछते हो कि आपके क्या ओपिनियंस है, थॉट्स है अबाउट लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो वहाँ पे लोग तुम्हें जो जवाब देते हैं तुम उनको लिखते हो, समझते हो, ठीक है। वो हो गया तुम्हारे अपने कल्चर में तुम लोगों के आइडिया, यूनिक थॉट समझ रहे हो, क्या क्या उनके बिलीव्स हैं, ठीक है। एमिक का मतलब वो होता है। एटिक का मतलब होता है कि तुम क्रॉस कल्चर्स, बाहर के कल्चर में जाके चीजें पढ़ रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका में जाके तुम लोगों से पूछ रहे हो कि आपके क्या व्यूज हैं ऑन लिव इन रिलेशनशिप्स, उनके व्यूज तुम देख रहे हो, ठीक है। फिर तुम कंपेयर कर रहे हो कि कौन से व्यूज डिफरेंट है, क्या यूनिवर्सल पैटर्न है, हर जगह वेस्टर्न आइडियाज काम करते हैं या नहीं करते हैं। अब आप बताओ मेरे को कि अपने यहाँ के व्यूज और बाहर के व्यूज डिफरेंट होंगे लिव इन रिलेशनशिप के, राइट। सब डिफरेंट होगा। यहाँ पे लोग बोलेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, शादी से पहले थोड़ी रह सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो बहुत वियर्ड कॉन्सेप्ट है। वहां पे हो सकता है लोग बोलेंगे कि ठीक है, नॉर्मल है, एक दूसरे को जानना जरूरी होता है तो लिव इन भी जरूरी होता है, ठीक है। तो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी यही बोलती है कि अज्यूम मत करो कि हर जगह वेस्टर्न आइडियाज सब जगह काम करेंगे, सबके लिए काम करेंगे। वेस्टर्न आइडियाज विल नॉट वर्क फॉर एवरीवन, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन एटिक वर्सेस एमिक। इसके बाद अपना आता है कि आज साइकोलॉजी कैसी है, आज अपने मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ एक तरीका यूज नहीं करते टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे 7 मेजर पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जो उनके वर्क को गाइड करते हैं समझने में ह्यूमन बिहेवियर को। अब सबसे पहले देखते हैं अपन साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव। फ्रॉइड के आइडियाज पे बेस्ड है पर थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड कर दिया गया, थोड़ा सा आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। किस पे फोकस करता है? अनकॉन्शियस माइंड, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, इनर कन्फ्लिक्ट्स। हो सकता है कि इंसान के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हो जो उसको पता भी ना हो, ठीक है, उसको अपन इनर कन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं। और फ्रॉइड का क्या फोकस था? मोर इट ही वाज मोर फोकस्ड ऑन सेक्स एंड सेक्सुअल चीजों पे ज्यादा फोकस था उसका, ठीक है। पर आज के जो साइकोडायनेमिक साइकोलॉजिस्ट या थ्योरिस्ट होते हैं वो किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं? रिलेशनशिप्स पे और सेल्फ डेवलपमेंट पे। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जिसको कमिटमेंट देने से डर लगता है कि मैं नहीं करूँगा कमिट या मैं नहीं करूँगी कमिट। हो सकता है कि उसका कोई ऐसा टफ या टॉक्सिक रिलेशनशिप रह चुका हो विद अ पेरेंट, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है? कन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट। इसका फोकस यहाँ पे बहुत कम है सेक्सुअल चीज़ों पे, मोर ऑन रिलेशनशिप्स एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आता है अपना नेक्स्ट, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली गिवन बाय जॉन बी वॉटसन, ठीक है, जिसको बी एफ स्किनर ने कंटिन्यू करा था आगे, ठीक है। ये किस पे फोकस करता है? जैसे कि कल अपन ने पढ़ा था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, मतलब कि तुम उस बिहेवियर को मेजर कर सकते हो जो तुम्हें दिखता है, ठीक है, नॉट मेंटल थॉट्स और मेंटल प्रोसेसेस। गुड कॉन्सिक्वेंसेस, बिहेवियर रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे कि अपन, ऐसा नहीं होता बचपन में कि अपन अच्छी चीजें करते थे, अच्छा लिखते थे। एक सेकेंड रुकना प्लीज। हाँ सॉरी। तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, गुड कॉन्सिक्वेंसेस। तो ऐसा नहीं होता था बचपन में अपन कुछ ऐसी अच्छी ड्राइंग बना लेते थे, ठीक है, फिर हम उनको टीचर को दिखाते थे तो टीचर क्या करती थी, हमको या तो दिल बना के दे देती थी या फिर ऐसे एक आइसक्रीम बना के देती थी, दो दो स्टार बना के देती थी। तो क्या होता था कि अपन को रिवॉर्ड मिला, अपन को तारीफ सुनने को मिली और उससे अपन को गुड ग्रेड्स भी मिले। तो वो जो बच्चा है वो उसी बिहेवियर को वापस रिपीट करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पहले बिहेवियर के वजह से उसको रिवॉर्ड मिला, तारीफ सुनने को मिली टीचर से। पर अगर वही बच्चा क्लास में शैतानी कर रहा है, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या होगा? टीचर उसको डांट मारेगी, बाहर खड़ा कर देगी हैंड्स रेज करके। तो क्या होगा? उस बच्चे को समझ आएगा कि हाँ, ये तो बिहेवियर बहुत गलत कर रहा है मेरे, इस वजह से मेरे को डांट पड़ी, मेरी सबके सामने नाक कट गई,
मेरे को सबके सामने डांट दी क्या, तो वो बिहेवियर वहीं पे रुक जाएगा। ये होता है अपना बिहेवियरल पर्सपेक्टिव जो कि वॉटसन ने दिया था। नेक्स्ट आता है अपना ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ पे कौन बता सकता है कि फोर्स का मतलब क्या होता है साइकोलॉजी में? फोर्स का मतलब क्या होता है साइकोलॉजी में, कोई बता सकता है? Is it like the wave, हम्म। like the historical wave that हाँ, that is acting हिस्टोरिकल around वेव, us? जो मतलब कि उस टाइम साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया हो, मतलब कि एक ऐसी अप्रोच जिसने पूरी साइकोलॉजी को हिला दिया। ऐसा नहीं होता कि हाँ साइकोएनालिसिस आई थी क्योंकि वो फर्स्ट अप्रोच थी। साइकोएनालिसिस जब आई तो लोग कितना ज़्यादा उसमें फ्रॉइड में मानने लग गए कि वाह क्या कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ जो हिला के रखते हैं पूरी साइकोलॉजी फील्ड को, उसको अपन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड फोर्स कौन सी थी? लावण्य के अलावा कोई और बता सकता है? लावण्य सब आंसर दे रही है, कोई और बता यार। I guess behaviorism and psychoanalysis हाँ, is it. नहीं, बिहेवियरिज्म सेकेंड फोर्स। थर्ड फोर्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी किसमें विश्वास रखती थी? ऑब्वियसली फ्री विल, सेल्फ ग्रोथ, ठीक है, अचीविंग फुल पोटेंशियल। जैसे कि अ पर्सन चेंजेस देयर करियर टू फॉलो देयर पैशन। जैसे वो एग्जांपल ले सकते हैं अपने अपने थ्री इडियट्स में फरहान। उसने पहले इंजीनियरिंग करी, ठीक है, उसने अपना करियर फॉलो करा, उसको फोर्स करा गया था। पर फिर क्या हुआ कि उसके पापा को फाइनली रियलाइज़ हुआ कि मेरे बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। वो भले ही पैसा थोड़ा कम कमाएगा पर वो खुश रहेगा, वो अपने पैशन को फॉलो कर पाएगा, ठीक है। तब उसने फिर, एक मिनट मैं बताती हूँ। कृष्णा, ये मैं ऐसे तो देखो नहीं बता सकती क्योंकि मैं पूरी बुक को, पूरे चैप्टर को पीपीटी में कवर कर रही हूँ, तो वो तो तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। तुम बुक को क्यों रेफर कर रहे हो? अभी मैं पीपीटी से पढ़ा रही हूँ तो प्लीज पीपीटी को देखो ना यार, बुक को साइड में रख सकते हो तुम लोग। बुक में तुम बाद में देख लेना, ठीक है। जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी अब वो देख लो, अगर ये सही नहीं लगे तो फिर बुक में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर अपना आता है सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव दो चीज़ों को लेके बना है। सोशल साइकोलॉजी क्या होती है? सोशल साइकोलॉजी, व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी? The one that deals with the social norms. ठीक है, समझे? सही। देखो सोशल साइकोलॉजी ऐसा होता है कि जिसमें एक तो अपन अकेले होते हैं, ठीक है, और एक अपन एक ग्रुप के साथ होते हैं, एक रिलेशनशिप में होते हैं, एक कम्युनिटी में होते हैं। वहाँ पे अपन लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और लोगों से अपन कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, फिर अपना बिहेवियर कैसे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसको सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं, मतलब कि अपना बिहेवियर पढ़ना इन अ सोशल सेटिंग। फिर कल्चरल साइकोलॉजी जिसमें कि अपन ट्रेडिशंस, वैल्यूज, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या पढ़ता है? इट स्टडीज हाउ कल्चर एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होता कि तुम अपने घर पे अलग बिहेव करते हो, हेडफोन्स लगाए, घर पे कोई है नहीं, मस्त काम कर रहे हो हेडफोन्स लगा के, कोई दुनिया की पड़ी ही नहीं है। और फिर ऐसा भी होता है ना, एक परफेक्ट एग्जाम्पल, कि जब घर पे गेस्ट्स आते हैं तो मम्मी इज लाइक, मम्मी की जो भाषा है वो एकदम प्योर हिंदी या इंग्लिश में बदल जाती है कि अरे बेटा प्लीज वो जूस ला के दे दो। वरना भले गेस्ट जब नहीं होते तो मम्मी कैसे ही बात करती है आपसे कि सुनाई नहीं देता क्या तेरे को, पंखा बंद करने को बोला, समझ नहीं आता, कर दे। तो मम्मी का कैसा बिहेवियर चेंज हो जाता है जब गेस्ट आ जाते हैं, एकदम ऐसे स्वीटली बात करती है। तो हम भी देखते हैं कि है मम्मी आपको क्या हुआ, ठीक है। और फिर दूसरा एग्जाम्पल, हाँ ईशा, फिर दूसरा एग्जाम्पल बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट। बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट क्या होता है? मैंने क्या इसको जैसे मतलब कोई इंसिडेंट हो रहा है ना सड़क पे लगा लो, तो वहां पे जो लोग खड़े होके देख रहे हैं इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हाँ देम, दैट इज बाइस्टेंडिंग। बिल्कुल ठीक है।
तो बाईस्टैंडर इफेक्ट भी होता है, जैसे कि सिमरन ने बताया। हाँ, जिसको हेल्प करना होता है बट वो करते नहीं है, बोले हम क्यों फंसे इस चक्कर में, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, वो हेल्प कर देंगे, हम क्यों फंसे। ठीक है, फिर आता है अपना कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, लेस लाइकली टू हेल्प इन मोर बाईस्टैंडर्स। बिल्कुल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन हाउ वी थिंक, रिमेंबर, लर्न करते हैं चीज़ें, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, और ये स्टडी करता है मेंटल प्रोसेस, जैसे कि अपनी मेमोरी, अटेंशन, थिंकिंग, रीजनिंग, लैंग्वेज। ठीक है, ये ब्रेन इमेजिंग टूल्स जो अपन बायो में पढ़ते हैं, एमआरआई, एफएमआरआई, पीटी, एक्सरे, सीटी स्कैन, ठीक है, ये सब पता है ना, इन सब के साथ लिंक्ड होता है। तो ये न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ही यूज करते हैं इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिसको अपन न्यूरोसाइंस में बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, इट लुक्स एट ब्रेन केमिकल्स, हार्मोन्स, जेनेटिक्स, डिजीज। जैसे कि अपन को पता है कि सेरोटोनिन लो हो जाएगा तो इट इज लिंक्ड टू डिप्रेशन। ठीक है, और फिर एग्जाम्पल की जो एल्जाइमर्स जो है, एल्जाइमर की डिजीज, इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग ब्रेन ईयर्स बिफोर सिम्टम्स, पता भी नहीं लगता पर वो अपने ब्रेन को अफेक्ट करने लग जाती है। ठीक है, तो बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और फिर आता है अपना इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, जो कि चार्ल्स डार्विन्स की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड है। अपन ने कल भी पढ़ा था कि कैसे फंक्शनलिज्म इन्फ्लुएंस हुआ था इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से। ठीक है, कि चार्ल्स डार्विन बोलते थे कि जो जिराफ की लंबी नेक है वो पास ऑन होती है उसके बच्चों में, ताकि वो सर्वाइव कर सके खाना खा के। ठीक है, वैसे ही जो विलियम जेम्स थे, उन्होंने भी ये बोला था कि ऐसे तो बिहेवियर भी पास ऑन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक पेरेंट है जो रेजिलियंट है और बहुत ज़्यादा अडेप्ट कर लेता है सिचुएशन में, ठीक है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो हो सकता है कि उसके कुछ ये ट्रेट्स उसके बच्चों में पास हो, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इट फोकसेस ऑन हाउ मेंटल एबिलिटीज हेल्प्ड आवर एंसेस्टर्स सर्वाइव। देखिए, ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, फियर ऑफ स्नेक्स इज इक्वल्स टू सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तुम्हें सांप दिखेगा कहीं तो तुम ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि यार बेटा राजा तेरे को रोटी दे देता हूँ, ऐसे तो नहीं बोलोगे, ऑब्वियसली नहीं बोलोगे। तुम कोशिश करोगे, तुम कोशिश करोगे कि हाँ मैं इससे दूर भागूं, कोई तरीका ढूंढूं जिससे मैं इसको घर से बाहर निकाल पाऊं। तो वहां तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एकदम चालू हो जाता है। यही मतलब कि तुम कितने ही परेशान हो अपनी जिंदगी से, ऐसा होता है ना कि समटाइम्स वी से कि मुझे बस मरना है, आई वांट टू एंड लाइफ, कि आई वांट टू एंड दिस सफरिंग, हमें बस और नहीं जीना। पर उसी टाइम तुम्हारे घर में सांप आ जाए तो तुम ऐसे कि नहीं मुझे जीना है, मेरे को सांप से नहीं मरना, डर मेरे को डसेगा, मुझे दर्द होगा, ऐसे नहीं मरना। तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऐसे स्टार्ट हो जाती है कि नहीं मुझे इसको भगाना है कहीं ना कहीं से। अब एक्लेक्टिक पर्सपेक्टिव, एक्लेक्टिक सुना है? एक्लेक्टिक लवने तुम बोल सकते A mixture of everything. हो। मोस्ट साइकोलॉजिस्ट टुडे यूज अ मिक्स ऑफ ऑल द वर्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, एक पेशेंट है डिप्रेशन का, ठीक है, एक पेशेंट है कोई फोबिया का। ठीक है, तो तुम बताओ कि डिप्रेशन के पेशेंट में सीबीटी सही लगेगी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या फिर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी में बता देती हूँ क्या होती है, सीबीटी तो शायद मोस्टली लोगों को पता है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी होती है जिसमें अपन अपने फियर के साथ फियर को फेस करते हैं, मतलब एक्सपोज करते हैं फियर को एक्सपोज करते हैं फियर के साथ। ठीक है, जैसे कि मान लो अपन हायरार्की ऑफ पर्सनालिटी, फॉर एग्जांपल कुत्तों का फोबिया है, डॉग्स का फोबिया, मुझे डॉग से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डर लगता है। फर्स्ट लिस्ट होगी कि मैं डॉग की फोटो देखूं, ठीक है, मैं उसमें कंफर्टेबल। सेकंड, मैं डॉग को रियल लाइफ में देखूं, एक डॉग को मैं रियल लाइफ में देखूं मेरे पास में, ठीक है, बात नहीं। होगी कि मुख्य रूम के साथ वो डॉग प्रेजेंट, ठीक है, डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है एक्सपोजर की। फोर्थ स्टेज क्या होगी कि मैं उस डॉग को थोड़ा थोड़ा टच कर रही हूँ। फिफ्थ स्टेज क्या होगी, पूरा से गुलू गुलू कर रही हूँ। तो वहां पे मेरा फियर खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब कि पूरी एक हायरार्की बन गई है। अब मुझे ये बताओ कि डिप्रेशन के पेशेंट को तुम कौन सी थेरेपी दोगे, सीबीटी या सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन? सब बताओगे, सब। सीबीटी मैम। हाँ, वेरी गुड, बाकी सीबीटी ठीक है। हाँ,
और उसको जो जिसको फोबिया है, मेरे को जैसे फोबिया है, तो तुम लोग मेरे को सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन दोगे। तुमने डिप्रेशन पेशेंट सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कोई मतलब ही नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। वो तुम पैसे देगा ना, तो उसको अच्छा लगेगा कि तुमने कमा लिया, पर उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, थेरेपिस्ट होता है वो कंबाइन करता है, बहुत सारी थेरेपी सीख लेते हैं, कि बहुत सारे अप्रोचेस सीखते हैं, डायग्नोस्टिक अप्रोचेस सीख लेते हैं कि किस पेशेंट के साथ कौन सी थेरेपी बेस्ट सूट करेगी। ठीक है, कौन सी जगह, कौन सी सिचुएशन में उसको अप्लाई करना चाहिए, वो उसको पता रहेगा। उसको अपन बोलते हैं एक्लेक्टिक पर्सपेक्टिव। जैसे कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके बायो में ऐसा लिखा हुआ होता है कि माई अप्रोच इज एक्लेक्टिक। ठीक है, तो वो बहुत सारी थेरेपीज सीख लेते हैं और फिर अलग अलग पेशेंट्स के साथ अलग अलग थेरेपीज अप्लाई करते हैं, क्योंकि सब सारे पेशेंट के साथ काम नहीं कर सकते, सारे पेशेंट्स के साथ आरईबीटी काम नहीं कर सकती। ठीक है, इतना समझ आया अभी तक? Yes, टाइप ही ma'am. कर दो, बोलो मत तुम। ठीक है, अब में आते हैं कि प्रोफेशनल्स कौन से होते हैं साइकोलॉजी की फील्ड में। सबसे पहला होता है साइकोलॉजिस्ट, जो आपको पता है। ठीक है, या तो उसके बाद पीएचडी होती है, साइडी होती है, मास्टर्स इन साइकोलॉजी होती है। ठीक है, साइकोलॉजी में होती है बिल्कुल, मेडिकल भी नहीं होती, साइकाइट्रिस्ट के पास होती है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। वो बहुत सारे एरियाज में होता है, क्लिनिकल में, रिसर्च में, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, टीचिंग में। जैसे कि मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, क्लिनिकल में जाना मुझे नहीं है, मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। रिसर्च, मुझे रिसर्च भी अच्छी लगती है, तो मैं रिसर्च पेपर भी लिख सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में। काउंसलिंग कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती हूँ, स्कूल्स जिसमें बच्चों टीचर्स के साथ काम कर सकती हूँ। मैं मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट भी बन सकती हूँ, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, और मैं एथलीट्स के साथ भी काम कर सकती हूँ। ठीक है, तो हर जगह वो काम कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट, बस जॉब होनी चाहिए इतनी कि उनको मिल पाए। जॉब नहीं होती, वो दिक्कत हो जाती है अपने पास। अब टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से हुए? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो सबको ही पता होगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पीछे भागना है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अभी अगर बोलो, पहले था, अगर बोलो तो इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम आर्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो डेली लाइफ प्रॉब्लम के साथ डील, जैसे कि काउंसलिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, थोड़े पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वो टीचर और बच्चों के काम करते हैं, टीचर्स बताते हैं कि हेल्प करते हैं उनकी कि कैसे क्लास और इफेक्टिव बना, अपने टीचिंग मेथड को इफेक्टिव बना सके, जिससे बच्चे एंगेज हो सके, बच्चे ज़्यादा जवाब दें। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे खुश रखना है, उनकी हेल्प करेंगे, एचआर की हेल्प करेंगे साइकोलॉजिस्ट, बॉस की हेल्प करेंगे, सीईओ की हेल्प करेंगे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे खुश रख सको, ताकि बार बार कंपनी आए, कंपनी छोड़े और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। फिर साइकोलॉजिस्ट वो अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, पेपर पब्लिश करते हैं, ठीक है, नई नई थ्योरीज को टेस्ट करते हैं। फिर आते हैं अपने साइकाइट्रिस्ट, वो एमबीबीएस करते हैं, दे डू एमबीबीएस। एमबीबीएस करने के बाद वो स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। जैसे मान लो एक कार्डियोलॉजिस्ट है, उसने एमबीबीएस करी, उसने स्पेशलाइजेशन चूज की कार्डियोलॉजी, वैसे ही साइकाइट्रिस्ट होते हैं, वो पहले एमबीबीएस करेंगे, फिर साइकाइट्री चूज करेंगे, फिर साइकाइट्री। ठीक, तो वो प्रॉपर डॉक्टर होते हैं, मेडिकल डॉक्टर होते हैं, मेडिकल डिग्री होती है उनके पास, वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि एंटी साइकोटिक मेडिकेशन दे दी एक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को ठीक करने के लिए, या फिर मतलब मैनेज करने के लिए, सिम्टम्स मैनेज करने के लिए। और एक होता है साइकाइट्रिक सोशल वर्कर, इनकी मास्टर्स की डिग्री होती है सोशल वर्क में, MSW। ठीक है, ये ट्रेनिंग दी जाती है वो एक पेशेंट, ठीक है, मालूम है पेशेंट हुआ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, वो मेरा ट्रीटमेंट खत्म होने वाला है, तो साइकाइट्रिक सोशल वर्कर मेरे साथ रहेगा, वो मेरी हेल्प करेगा कि मैं यहाँ से निकलने के बाद एक अच्छा घर ढूंढ सकूं, एक अच्छी जॉब ढूंढ सकूं, ताकि मैं एक रियल लाइफ में वापस आ सकूं। ठीक है, मैं सेटल हो सकूं, वो मेरी हेल्प करेगा। ठीक है, फिर अपना होता है कि साइकोलॉजिस्ट क्या क्या करते हैं। साइकोलॉजिस्ट सिर्फ काउंसलिंग नहीं करते, अपन ने पहले भी पढ़ा था ये,
कि वो रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट ऐसा बना सकते हैं जैसे कि मेंटल ट्रैकर हो गया, मेंटल हेल्थ एप्स हो गए, हो गया ये। फिर मार्केटिंग में काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एजुकेशन, जैसे कि एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, ही मे हेल्प एन एथलीट इम्प्रूव फोकस एंड कॉन्फिडेंस। तो मान लो कि एक एथलीट है, ठीक है, तो उसको इंजरी हो गई, लग गई उसके पैर, ठीक है, तो वो सोचेगा अब मेरी वजह से मेरी टीम को सफ़र करना पड़ेगा, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है। तो जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो उसको काउंसलिंग देगा, उसकी हेल्प करेगा, उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, जो हो गया, ये सब बस उसको सपोर्ट करेगा ताकि वो एक मिनट रुकना प्लीज। सॉरी, आज बारिश हो रही है तो डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ी। हाँ, मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के बारे में बता रही थी, तो वो उसको हेल्प करेगा ताकि वो टीम में वापस जाए तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ जाए, ठीक है। फिर अब अपनी आती है रिसर्च, अपनी रिसर्च स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ तक सबको समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ डाउट? समझ आया तो हाँ तो बोल सकते हो ना यार तुम लोग। Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू। अब अपनी होती है साइकोलॉजिकल रिसर्च जो सिस्टरली में है, ठीक है, को मैं बता रही हूँ। सबसे पहले होती है बेसिक रिसर्च, होती है अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च होती है कि अपना नॉलेज कर सकते हैं। तुम मेरे को ये तुम बात क्यों देख रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो तुम सिस्टरली? अपने नॉलेज इंक्रीज करने के लिए ना, समझने के लिए। तुम नहीं अप्लाई थोड़ी कर रहे हो, ये तुम पढ़ ये क्लास अटेंड तुम्हें पढ़ लिए, तुम्हें जानना है कि हाँ, और गेनिंग नॉलेज, बिल्कुल ठीक है। अप्लाइड अप्लाइड रिसर्च होती है, अब ये रियल लाइफ में आता है तुम लोग की रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना। मान लो तुम एक रिसर्चर हो, तुम मेरी पे रिसर्च और टेक्निक्स अपन ये अप्लाई कर सकते हैं स्कूल्स और कॉलेज में ताकि बच्चे अच्छे से पढ़े और काम हो, ठीक है। तो तुम को जा स्कूल से जहाँ अप्लाई कर, यहाँ पे तुम ट्राई करना में से पहले पढ़ने की ट्राई करना वापस, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च तुम उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर, ठीक है। फिर अपना साइंटिफिक रिसर्च, अब अपने में ही पढ़ा साइकोलॉजी साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक रिसर्च का क्या मतलब होता है, साइंटिफिक मेथड क्या मतलब होता है, बता सकते हैं? मैम साइंटिफिक मेथड यानी कि हम उस चीज़ों के वेरिएबल्स निकाल के उसके ऊपर टेस्ट और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके जो करें वो साइंटिफिक मेथड। बिल्कुल वही, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रिया और प्रिया का एग्जांपल याद है? कल स्टार्टिंग में दिया था रिया प्रिया। एक तो रिया तो तुक्का लगा रही है, हाँ इसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। सॉरी, ठीक है। अब साइकोलॉजी के मेन गोल्स 4, ये कौन बताएगा मुझे? ये अपने 11th और 12th में भी पढ़ा है, कोई बता सकता है कोई भी? मैं तो बताऊंगी, चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले होता है डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्राइब कर रहे हो, हाँ कृष्णा डिस्क्राइब कर रहे हो कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा कंप्यूटर साइंटिस्ट मेन क्यों होते हैं?
तुमने ये क्वेश्चन देखा कि यार मैंने ये ऑब्जर्व करा है, चीज़ मैंने डिस्क्राइब कर रही हूँ अभी कि वाई आर मोस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट्स में, ठीक है, अब तुम उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि क्यों हो रहा है ये। तुम ये सोच रहे हो कि मे बी हो सकता है कि कोई एनवायरनमेंट जो हो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, थोड़ा सा मैस्कुलिन हो, कि हाँ हम लड़कियों को तो रिक्रूट ही नहीं करेंगे, इसीलिए हो सकता है कि जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है वो मेन है बहुत से। अब तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो कि यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, कि अगर तुम्हारी कंपनी की इमेज ऐसी ही रही तो मतलब कि बहुत सारी वो जो मतलब कि बहुत कम लड़कियां चूज करेंगी कंप्यूटर साइंटिस्ट, ठीक है, ये तुम्हारी कंपनी की इमेज ऐसी रहेगी तो बहुत कम लड़कियां चूज करेंगी कंप्यूटर साइंस को। फिर कंट्रोल की यार अब अपन इस चीज़ को बदल कैसे सकते हैं, ठीक है, तुम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, एक वेलकमिंग, ठीक है, एक वार्म एनवायरनमेंट, कि हाँ हम लड़कियों को भी रिक्रूट करेंगे, उनकी नॉलेज को भी अपन वैल्यू देंगे, उनकी नॉलेज को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तब जाके हो सकता है कि लड़कियां कंप्यूटर साइंस चूज करें। तो ये अपनी साइकोलॉजी के मेन 4 गोल्स होते हैं: डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन और कंट्रोल, ठीक है। अब अपना आता है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं रिसर्च के, पर जो सिस्टरली में है वो ये है। अब मेरे को तुम सब ये बताओ कि एक अच्छा कार्टून और एक थोड़ा सा एग्रेसिव कार्टून, कोई नाम दो जल्दी जल्दी। इतने कार्टून देखें प्लीज, कोई तो बोलो यार। मैम शिनचैन और मोटू पतलू। शिनचैन कौन सा हुआ, एग्रेसिव या फिर शांत कार्टून? काम हुआ। शिनचैन सही है मतलब। कोई बात नहीं हर्षा, चलो ठीक है। शिनचैन को अपन, डोरेमोन, हाँ डोरेमोन को अपन ले सकते हैं, डोरेमोन भी बहुत क्या हेल्प करेंगे अभी है हमारा छोटा भीम एग्रेसिव, डोरा द एक्सप्लोरर एकदम शांत। चलो ठीक है, तुम उसको ना प्रॉब्लम को परसीव कर रहे हो, तुमने ऐसा कुछ स्ट्रेंज देखा, तुमने अपने भतीजे को देखा, भांजी को देखा, तुमने किसी बच्चे को देख लिया कि यार ये जो बच्चा है ना ये छोटा भीम को देख के बहुत ज्यादा ऐसा लड़ाकू हो जाता है, ऐसा अजीब सा हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, ये क्यों करता है ऐसा। फिर तुम एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हो। बना ली कि छोटा भीम देखने से बच्चे एग्रेसिव होते हैं, तुम मोर, तो ये होता है अपने टेस्ट हाइपोथेसिस, मतलब फिर No, not everything came true.
Actually, mine was like weak correlation. So it was like, it's fine, it's weak correlation. Probably we need further investigation on that. कुछ नहीं है। स्टडी तभी भी सिग्निफिकेंट रहेगी क्योंकि तुमने स्टडी करी है यार, रिसर्च पेपर लिखना कोई छोटी बात नहीं होती, ठीक है। अब बताओ ये पढ़ना है या कल पढ़नी, अभी पढ़ना है या कल पढ़ना। इससे बढ़िया बाद में चला जाता बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, ना फिर मैं खुद से बोल दूंगी। प्लीज कंटिन्यू। ओके ठीक है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव साइकोलॉजी जैसे सबसे पहला होता है कि तुम नहीं कर रहे, से कोई चीजें डाल नहीं रहे, नहीं कर। सबसे पहले आता है अपना नेचुरलिस्ट, हमसे पता लग रहा है, ठीक है। वॉचिंग पीपल और एनिमल्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर है, ठीक है, उसके पास एक कंप्लेंट आई एक पेरेंट की कि मेरा बच्चा है ना वो थोड़ा डरता है अपोजिट सेक्स से, ठीक है। तो आप देखो कि क्या दिक्कत हो सकती है, कोई उसको परेशान कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई बुली कर रहा है क्या उसको, ठीक है। तो एक रिसर्चर जाता है, वो देखता है कि वो जो टीनेजर है वो कैसे बिहेव कर रहा है अपोजिट सेक्स के साथ, ठीक है। तो वो एक मॉल में बैठता है, क्योंकि वो अगर बच्चे मॉल में गए तो उनके पीछे पीछे जाएगा, ठीक है, थोड़ा दूर से बैठेगा, दूर से देखेगा, फिर ऑब्जर्व करेगा क्वाइटली, ठीक है। अब इसकी क्या एडवांटेज हो सकती है, मतलब कि इसकी क्यों अच्छी होती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, आपको रियल बिहेवियर देखने को मिलता है, फेक नहीं। जो बंदा वो कर रहा है एक्ट वो वैसे ही दिखेगा। गुड फॉर स्टडिंग एनिमल्स और पीपल इन देयर डेली लाइफ। अभी देखो इसका डिसएडवांटेज थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है ऑब्जर्वर इफेक्ट। अगर उस बच्चे को पता लग गया कि अंकल मेरे को देख रहे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस हो जाएगा, एंग्शियस हो जाएगा कि मेरे को क्यों देख रहे हैं। अपन नहीं होते, अपन बाहर जाते हैं, कोई अपन को थोड़ी देर पे 2 मिनट के लिए देख लेता है तो अपन कितने कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार क्या हो गया, मेरे सब ठीक तो है, क्या हो गया, क्या हो गया। तो उसको तो वो पीछा कर रहा है, अगर उसने देख लिया कि हाँ ये मेरे को पीछा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, नोट्स ले रहा है, क्या कर रहा है, तो वो कॉन्शियस हो जाएगा। फिर वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड एक्ट करेगा, थोड़ा डिफरेंट एक्ट करेगा, तो ऑब्जर्वर इफेक्ट आता है। फिर आता है ऑब्जर्वर बायस। मान लो कि जो रिसर्चर है उसकी फ्रेंड की बेटी है जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसकी फ्रेंड की बेटी, तो मतलब ऐसा हुआ ना कि हाँ मेरी फ्रेंड की बेटी है, मैं जानती हूँ इसको, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती, पर उसकी फ्रेंड की बेटी बुली कर रही है बाकी लोगों को, वो उसको दिख रहा है, पर उसके पर्सनल बिलीफ्स हैं कि नहीं यार हो सकता है कि इसको बुली करा उस लोगों ने, तो ये जवाब दे रही है, मुझे नहीं लगता ये ऐसा कर सकती है क्योंकि मैं इसको जानती हूँ, ये तो मेरी बेटी जैसी है। ऑब्जर्वर बायस आ गया ना, वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लेके आ रहा है, बिलीव्स को लेके आ रहा है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ये होती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। फिर लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशन, ये अपन उस एग्जाम्पल पे चलते हैं, छोटा भीम और डोरा द एक्सप्लोरर। सेम एग्जाम्पल यहीं पे अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि तुमने वो वहाँ पे कहाँ पे मेजर करा एग्रेशन, एक लैब में, जहाँ पे तुम्हारी लैब है, तुम्हारे कंट्रोल में है सब कुछ, कंट्रोल्ड लैब सेटिंग विद स्पेसिफिक टूल्स। तुम मिरर के थ्रू बच्चों को बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। बच्चे तुम्हें नहीं देख सकते मिरर के थ्रू, पर तुम बच्चों को देख सकते हो। वन वे व्यू मिरर होता है ना, ऐसा बहुत सारे मिरर टाइप्स आते हैं, ठीक है।
तो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो बिहेवियर को एक कंट्रोल्ड लैब सेटिंग में, ठीक है। एग्जाम्पल अपन इसमें वो नहीं लेते बेबी वाला, अपन छोटा भीम वाला और डोरा एक्सप्लोरर वाला ही लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एडवांटेजेस, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, तुम एज को कंट्रोल कर सकते हो, किस बच्चे किस उम्र के बच्चों को लेना है, टाइमिंग शाम को करना है, दिन में करना है, इस टाइम करना है, उस टाइम करना है, कब करना है। इक्विपमेंट जैसे कि मैंने बताया, सॉफ्ट टॉयज रखे हुए थे, पेपर की बनी चीज़ें रखी थी, थोड़ी सी वायलेंट चीज़ें रखी हुई थी जो यूज़ कर सकता है बच्चा, तुम अपने हिसाब से इक्विपमेंट रख सकते हो, ठीक है, तुम डिसाइड कर सकते हो। रेप्लिकेशन बहुत ईजी होता है इसका। फिर इसका आता है थोड़ा सा डिसएडवांटेज कि आर्टिफिशियल बिहेवियर होता है, पीपल एनिमल्स मे नॉट एक्ट द सेम वे एज दे डू इन रियल लाइफ। अब बच्चे हैं, बच्चों को फिर भी तुम उसे उनका बिहेवियर मेजर कर सकते हो, पर मान लो कोई अपनी एज का जाए, उसका कोई बिहेवियर मेजर करना पड़े अगर एक साइकोलॉजिस्ट को, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए कि मेरे को लैब में क्यों लाया गया है, ठीक है, कुछ तो मतलब फिशी फिशी सा है यहाँ पे, तो वो वैसे एक्ट नहीं करेगा, भले उसको गुस्सा आ रहा उस टाइम, पर वो वैसे एक्ट नहीं करेगा। तो ये इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, ठीक है, समझ आया। और इन नेचुरलिस्टिक observation, when we have to observe the person and stay unknown to them, although it is from professional, there is one chances to get or discover that you probably, हाँ है, होता है, चांसेस होते हैं। आज अपन इतने पढ़ेंगे, समझ आया तुम्हें, तुम सबको, आप सबको? लवन रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते